वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज पढ़ेंगे गुप्त काल के प्रशासन के बारे में। गुप्त प्रशासन, इनकी राजभाषा थी संस्कृत और राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो सैन्य प्रशासन देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे सेना का कार्यालय बलाधिकरण कहलाता था और सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो था महाबलाधिकृत था। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका कार्यालय बलाधिकरण और सेना का सर्वोच्च अधिकारी था महाबलाधिकृत। फिर पीलुपति, हाथियों का सेना प्रमुख। भटास्वपति, घुड़सवारों की सेना का प्रमुख। फिर रणभांडागरिक, ये सैन्य साजों की सामान की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। और चौरोधरणिक, ये चोर को पकड़ने वाला सिपाही था। ठीक है, ये नाम रख दीजिएगा, ये चारों का नाम। और महाबलाधिकृत। गुप्तों के सामंत मौखरी, परिव्राजक, उत्तरगुप्त, उच्चकल्प, सनकानिक, वर्मन, मैत्रक। प्रशासन में देखिए नगर प्रशासन था, फिर ग्राम प्रशासन, न्याय प्रशासन, ये सारी चीज़ें थी। इनके बारे में डिटेल में आगे हम देखेंगे। और उस समय ये देख लीजिएगा, केंद्र में था, उसके बाद प्रांत थे जो कि देश, भुक्ति, अवनी। उसके बाद आता था विषय यानी जिला, उसके नीचे था विधि यानी तहसील, फिर पठ और ग्राम, सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। आगे बढ़ेंगे, भू राजस्व में देखते हैं तो क्षेत्र भूमि जो होती थी वो खेती योग्य भूमि, सिल या खिल्य यह बंजर भूमि थी। छिद्र भूमि न्याय, इसका उपयोग गैर कृषि भूमि या कृषि योग्य भूमि दोनों के लिए किया जाता था। वास्तु, वास्य करने योग्य भूमि। अप्रहत, ऐसी जंगली या परती भूमि जिसमें कभी हल न चला हो, जिस पर। ब्रह्मदेय, मतलब ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए राज्य द्वारा प्रदत्त। फिर अप्रदा, बिना बंदोबस्त वाली भूमि। अग्रहार भूमि, जो मंदिरों और ब्राह्मणों को शैक्षणिक एवं धार्मिक कार्य हेतु दी जाती थी। फिर आता है, ये तो देख लिया हमने भूमि के प्रकार। फिर भू प्रशासन से संबंधित अधिकारी देखते हैं। सेना से संबंधित अधिकारी हम देख चुके हैं। भू प्रशासन से ध्रुवाधिकरण यानी भू कर संग्रह करता था ये। महाछप्पटलिक यानी लेखा का प्रभारी था। करणिक, भूमि संबंधित अभिलेखों का संरक्षक था। दिविर, लेखक या लिपिक था। और न्यायाधिकरण यानी भूमि संबंधी विवादों का निपटारा ये करता था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं गुप्त काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो महिलाओं की स्थिति गुप्त काल में इनकी स्थिति में गिरावट आई थी। और गुप्त युगीन नाटकों से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उच्च सामाजिक स्तर वाले पात्र संस्कृत बोलते हैं, वहीं निम्न सामाजिक स्तर वाले पात्र यानी महिला व शूद्र ये प्राकृत बोलते हैं। ठीक है, जिनकी राजभाषा थी संस्कृत। ऐसे अभिलेखों से, नाटकों से पता चलता है कि जो संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग थे वो उच्च सामाजिक स्तर वाले थे और निम्न सामाजिक स्तर वाले लोग थे वो प्राकृत बोलते थे। और निम्न सामाजिक स्तर में महिला व शूद्र आते थे। याज्ञवल्क्य के अनुसार महिला का विवाह ही उसका उपनयन है। ठीक है, इसलिए उसे वेदाध्ययन यानी शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। कालिदास ने कन्या की तुलना बंधक रखे धन से की है। तो ये सब जो लेख मिलते हैं, ठीक है, उनसे ये पुष्टि होती है कि गुप्त काल में अच्छी स्थिति नहीं थी महिलाओं की। पर्दा प्रथा उत्तर भारत में थी और साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी क्योंकि अजंता के चित्रों, नाटकों, मुद्राओं जिन पर रानियों का अंकन है उन्होंने कहीं पर भी घूंघट नहीं किया हुआ है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं गुप्त साम्राज्य का पतन, साम्राज्य और संस्कृति की तरफ। तो गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा K.M. मुंशी ने दी है। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग या फिर गुप्त युग को स्वर्ण युग किसने कहा था। आपको कई हिस्टोरियन के नाम दे देगा, तो राइट आंसर होगा आपका K.M. मुंशी। अजंता से प्राप्त 30 गुफाओं की खुदाई का काल पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इसमें चैत्य यानी मंदिर और विहार यानी मठ जो हैं वो प्रमुख हैं। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन थी।
गुप्तकाल में भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को करड़िक कहा जाता था। करड़िक अधिकारी याद रखिएगा, ये क्या करते थे, भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए ये सुरक्षित रखने का काम करते थे, करड़िक। फिर नल, कुल्यवाप, द्रोण, पाटक गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में माप की इकाई थी। भूमि माप की इकाई नल, कुल्यवाप, द्रोण और पाटक। याज्ञवल्क्य ने विधवाओं की संपत्ति संबंधी अधिकारों की उदार व्याख्या की है। न्यूटन के बहुत पहले ही प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता लगाया था। फिर है राजशेखर ने नर्मदा नदी को आर्यवर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है। वीरशैव लिंगायत संप्रदाय की स्थापना अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव ने की थी। फिर है गुप्त अभिलेखों में भाग व भोग के अतिरिक्त उद्रंग, उपरिकर नामक करों का उल्लेख होता है। उद्रंग जो था वो राज्य को दिया जाने वाला भूमि कर था। शाहगौरव अभिलेख में ऐसे 2 धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख मिलता है जो संकट काल में उपयोग किया जा सके। ये जो शाहगौरव अभिलेख है ये गोरखपुर में स्थित है। गुप्तकालीन मंदिर में भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर में है और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कि रायपुर मध्य प्रदेश में है, ये ईंटों से निर्मित है। फिर ये कुछ इम्पॉर्टेंट हो गए। अब ये देख लीजिए कि गुप्त अभिलेखों में पदाधिकारियों के नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये महाबलाधिकृत हमने पहले ही देखा था कि ये प्रधान सेनापति होता है, सेना का हेड होता है। महादंड न्यायक ये मुख्य न्यायाधीश होता है। महाप्रतिहार जो राजमहल के रक्षकों का प्रमुख होता है। महासंधि वग्राहक ये युद्ध शांति का मंत्री होता है। दंडपाशिका पुलिस विभाग का अध्यक्ष। भांडागार त्रिक्रेता शाही खजानों का अध्यक्ष। महापक्षपटालिक लेखा विभाग के प्रमुख। विनय स्थित संस्थापक ये शिक्षा विभाग का अध्यक्ष। सर्वाध्यक्ष से सभी केंद्रीय विभागों के लिए निरीक्षक। महाश्वपति घुड़सवार सेना का नियंत्रक। विनयपुरा राजा के दरबार में अलग अलग मेहमानों को पेश करने वाला अधिकारी। युक्ता पुरुष ये था कार्य हिसाब रखना। खाद्योत्पकिका शाही रसोई के निरीक्षक और महानरपति पैदल सेना का अध्यक्ष। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 1-2 और गुप्तकाल फेवरेट रहता है। यूपीपीसीएस वगैरह में ज़रूर 1-2 क्वेश्चन पूछ के आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न। कालिदास लेखक, धन्वंतरी चिकित्सक, वाराहमिहिर खगोल शास्त्री, अमर सिंह कोषगार, छपड़क ज्योतिषी, शंकु शिल्पशास्त्र, बेताल भट्ट मंत्रशास्त्र, घटकर पर कवि, वररुचि संस्कृत व्याकरण। तो ये हो गए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न। तो ये दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो जो आ रहे हैं आपके अपकमिंग पीसीएस परीक्षा के लिए, आपका उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, सब में ये हिस्ट्री का सिलेबस होता है। आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।